कि अगर अहमद भरदे और मीर ये वॉफ्लिक्स बेचने का सोच रहे थे तो इट मीन दोनों के बीच में कोई खलिश होगी ना। तो 10 करोड़ रुपए की वो वैल्यू आ रही थी, जिसमें जो मीर रजा हैं उन्होंने मना कर दिया। तो मैं अभी भी ये सवाल करता हूँ हमारे देखने वाले नाज़रीन के, एक तो अहमद भरदे सामने क्यों नहीं आ रहा, दूसरी बात कि कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या पड़ी। आपका मैं दोस्त हूँ सौलत भाई, या आपका कोई करीबी दोस्त है और उसके साथ इस तरह से हो जाता है, आप क्या करें? मैं अगर ये बात आपसे करूं कि मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मेरे पार्टनरशिप भी है और पार्टनरशिप में मैं उसके साथ कारोबार भी कर रहा हूं, मुझे पता चलता है उसकी लाश 2 दिन के बाद मिली है। ठीक है, क्या मैं मुंह रखता हूं उसकी बहन से ही बात करने का कि यार वो उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उसको मेरी तरफ ट्रांसफर कर दो वॉफ्लिक्स के, अच्छा ये बोला पांडा के जो भी नंबर्स हैं उसको मेरे नंबर पर डाल दो। एक खातून आके शोर ऐसे मचा रही हैं और मजाक में लेके जा रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। क्या ये मजाक था? क्या ये तमाशा था जिसके अंदर वो एक मीम मटेरियल बनी हुई और एक मीम को डिस्कस कर रही है? शायद वो आपने वीडियोस देखी हो, मैंने वो वीडियोस देखी और मुझसे वो देखी नहीं गई। देखिए तो क्या ये लाश मजाक थी कराची वालों के लिए जो 25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, ये लोगों को इन्वॉल्व करके? नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। जिस हिसाब से पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर कातिल पकड़ना हो, कराची पुलिस बहुत काबिल पुलिस है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर काम करना चाहे तो भी अगर जिसका बच्चा गया है ना, जिस माँ का बच्चा गया है, जिस बाप का बच्चा गया है, जिस जुल्म के साथ गया है, एक दफा तदफीन हो गई, फिर कब्र कुशाई हो गई, फिर दोबारा तदफीन हो गई, उसके दूसरे पोस्टमार्टम में पता चल रहा है उसके बच्चे को जो है वो एनेस्थीसिया भी दिया गया है, उसके बच्चे की शर्ट पे तेजाब के निशानात भी हैं, ये भी पता चल रहा है कि उसका हेड स्कल टूटा हुआ है, थोड़ी पे तशद्दुद के निशानात हैं। वो बाप 25 दिन इंतजार कर चुका है। उन्होंने मुझे एक बात बोला अभी हम लड़ रहे हैं, जिस दिन हमारे बच्चे का कातिल पकड़ा जाएगा ना, उस दिन हम फूट के रोएंगे। बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी, मैंने हाई प्रोफाइल कत्ल देखे, किसी भी कत्ल के अंदर क्लू बहुत नहीं मिलता है कातिल क्लू देके जाता है। अब इस क्लू को आप इन्वेस्टिगेशन अफसर की जिम्मेदारी है कि वो उसको नजरअंदाज कर दे या फिर उसको संभाल कर इस केस को आगे चला। कि कोई ऐसा शख्स था जिसको मीर रजा जानता था, जिसके पास मीर रजा जाता रहा है, जिसके पास मीर रजा ये सोच के गया था कि कम से कम शायद ही मुझे मारे। जिस बेटे को ये पता हो कि उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको एक पूरा कारोबार है उसके पीछे, वो क्यों खुदकुशी करेगा? और 3 करोड़ रुपए देने किसको हैं? असल बात घूम फिर के बात यही हो रही है कि जो इर्द गिर्द लोग हैं वो क्यों निशानदही नहीं कर रहे? गायब है, सिरे से लोग गायब है, सिरे से सीसीटीवी फुटेजेस गायब है। किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस बीच में डीआईजी आमिर फारूकी साहब आके केस के बीच में, इतना हाई प्रोफाइल केस में ये बात कहे और शोशा छोड़ दें कि हम आखिरी 12 घंटे की फुटेज सोच रहे हैं कि रिलीज कर रहे हैं। यानी आप टीज कर रहे हैं फैमिली को, सोच रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। ये मजाक बना दिया इसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और मुद्दा वही जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल है। केस है मीर रजा का। मीर रजा कत्ल केस एक मुअम्मा बन गया है। मुख्तलिफ चेहरे तब्दील हो रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में, लेकिन कातिल कौन है इस हवाले से मालूम नहीं हो सका। हुकाम अब तक कातिलों तक पहुंच नहीं सकी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर, आज टीवी में होते हैं, और इस पूरे केस को जिस तरह से बाबर सलीम और सौलत जाफरी ने इन्वेस्टिगेट किया वो अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। इसीलिए हमने सौलत भाई को बुलाया। सौलत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जितना आप करीब पहुंचे, मैं नहीं कहता कि शायद कातिलों तक पहुंच गए, लेकिन हुकाम भी इतना करीब नहीं पहुंचे। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर? बहुत शुक्रिया मेटा स्टोरीज का, करीम आपका, कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, आपने मेहमान बनाया। बात करें अगर मीर रज़ा केस के हवाले से, तो हमें सबसे पहले मीर रज़ा केस में जो है स्टार्टिंग देखनी होती है कि ये केस स्टार्ट कहाँ से हुआ है और इसका पूरा महले वक़्क़ू क्या है। अगर हम बात करें मीर रज़ा की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, जो लास्ट 12 आवर्स की पुलिस ने एक टाइमलाइन शो करी कि मीर रज़ा जो है वो गायब होने से, लापता होने से पहले जो जिन अफराद से उनकी मुलाकात हुई या फिर उनसे मैसेज पे या कॉल पे बात हुई, तो मीर रज़ा हर किसी से जो है वो पैसे मांग रहे थे। अब बात ये आती है कि जो वो पैसे मांग रहे थे, यानी 27 तारीख की शाम और रात जो उन्होंने अपना 12 घंटे निकाले हैं पुलिस ने, और जो कुछ मैसेजेस भी जो है वो शाया किए हैं कि वो किसी एक बिजनेस टाइकॉन से भी उन्होंने 3 करोड़ रुपए की रकम मांगी। अच्छा। और 3 करोड़ रुपए की रकम मांगने के बाद जो है उन्होंने ये बात भी कही उसी मैसेज के अंदर कि अगर ये 3 करोड़ रुपये मुझे नहीं मिले तो सुबह जो हो सकता है मेरे साथ वो मैं फेस नहीं कर सकता। अब बात यहाँ पे करीम भाई ये आ जाती है कि पुलिस सिर्फ एक जाविये से क्यों देख रही है कि मीर रज़ा परेशान थे, पैसे मांग रहे थे? पुलिस उस केस में इन्वेस्टिगेशन के अंदर दूसरा जाविया क्यों नहीं देख रही कि वो उसके ऊपर प्रेशर किसका था? कौन था जो उससे पैसे मांग रहा था, जो अचानक 3 करोड़ पे मांग रहा था? वो कौन शख्स था? पुलिस इस जगह पे नहीं जा रही। उस जगह की इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है।
आपको पता होना चाहिए कि किसके प्रेशर में आके ये, अगरचे खुदकुशी आप डिक्लेयर करने जा रहे थे इस चीज़ को, तो ये सवाल भी तो बनता है ना कि किसके प्रेशर में आके खुदकुशी हो रही थी, ठीक है। कौन था जिसने 3 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन पुलिस के पास का कोई जवाब नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे केस को इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर दिया गया है इस केस को, कि ऐसा लगता है कि अब अगर पुलिस चाहे भी कि इसको जो है वो तसव्वुर कराए आवाम को कि ये खुदकुशी थी, कोई नहीं मानेगा और कत्ल साबित होगा नहीं होगा। नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर कातिल पकड़ना हो, कराची पुलिस बहुत बहुत काबिल पुलिस है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर काम करना चाहे तो अभी भी अगर स्टिल हमारा भी सवाल यही है कि अभी भी अगर का जुमला मैं इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपने देखा होगा लास्ट एक पाकिस्तान के सबसे बड़े शो और पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पे DIG आमिर फारूकी, जो कि इस वक्त सरबराह हैं नई तहकीकाती कमेटी के, उनकी जानिब से एक सीनियर एंकर पर्सन को ये बात कही गई कि हम चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम उस वक्त आखिरी लम्हात की वीडियोस जारी कर दें। तो भाई जारी करें, बात को खत्म करें, केस खत्म करें इस चीज को। भी तो सौलत भाई 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, कहाँ है वीडियो, मुझे बताएं ना आप। भाई देखें, मैं इस केस में दावे के साथ कह सकता हूं, अगरचे कोई CCTV फुटेज है वो मैंने देखी हुई है। अच्छा, अगरचे इस केस में कोई भी CCTV फुटेज है वो मैंने CCTV फुटेज देखी हुई है। 28 की सुबह 4:10 से लेकर 29 की 11:52 पे जब बॉडी मिली है और 2 बजे तक वहां पे एम्बुलेंसेज और मोबाइल खड़ी रही है, मैंने उस वक्त की पूरी CCTV फुटेज उस मस्जिद के कैमरे से देखी हुई है। सही है, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि 4:38 पर मीर रजा आखिरी बार रेंटा कार वाले कैमरे पे कराची यूनिवर्सिटी रोड, जो यूनिवर्सिटी रोड कहलाती है, और उसके सर्विस रोड के ऊपर आखिरी बार उनको देखा गया है 4:38 पे। ठीक है। उसके बाद 4:38 पर जिस जगह से वो गुजर रहे हैं उसके फौरन बाद नर्सरी शुरू हो जाती है। नर्सरी शुरू होने के बाद इस हद तक अंधेरा है कि मीर रजा कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ नहीं पता चल रहा, और ना ही तहकीकाती इदारे उसके बाद से अब तक मीर रजा को ढूंढ पाए हैं। और वो जो फुटेजेस फराम की गई थी वो भी आप लोगों की तरफ से फराम की गई थी, हुकाम की जाने से। देखिए, हम कोई नहीं होते उस चीज को फराम करने वाले, लेकिन बात यह है कि हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारी भी सोर्सेज हैं, हमारी सोर्सेज बहुत सारी ऐसी हैं जो मुश्तरका पुलिस की सोर्सेज हैं, हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं। पुलिस दे नहीं दे, लेकिन मैं आपको इस बात का भी दावा कर रहा हूं, जो उनकी फैमिली से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि आप और बाबर सलीम जब चीजें चला रहे हैं, उसके बाद पुलिस हमें बता रही है कि हाँ ये फुटेज हमारे पास है, देख लें आके। ये कौन सी बात है? सही है। मतलब आप फैमिली को तो कम से कम, आप मीडिया से बात नहीं कर रहे, पूरे केस में आपने मीडिया से बात नहीं करी, आपने केस का सत्यानाश कर दिया आपने। ठीक है। आप मीडिया को बताते रहते, डे फर्स्ट से ब्रीफिंग होती रहती, हो सकता है कि इस चीज को कंपाइल कर लिया जाता और हो सकता है कि इस चीज को एक इख्तितामी मराहिल में ले जाते। बिल्कुल। लेकिन आपने मीडिया से बात नहीं करी। अगर आप मीडिया से बात नहीं कर रहे, कम से कम उसकी फैमिली का हक है, उसकी फैमिली इस बात का हक रखती है कि उसको एक एक एविडेंस बुला के दिखाया जाए, समझाया जाए। सिर्फ फैमिली को स्पॉट पे ले जाना, फैमिली को NCCIA ले जाना, यही जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप फैमिली को मुतमईन करें, फैमिली मुतमईन होगी, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा देख, बात बताए ना, आप फैमिली के मुतमईन होने की बात कर रहे हैं, लेकिन फैमिली जहां तक डिमांड कर रही है, देखिए मैं मीर रजा की फैमिली के खिलाफ कतई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मुद्दा दोनों तरफ से बात करने का, और मैं खास तौर पर 80% में मीर रजा की फैमिली के साथ ही हूँ। लेकिन सवाल यही बनता है कि मुसलसल इस्तीफे मांगना, ये भी चले जाएं वो भी चले जाएं, क्या इस केस के अंदर मुसलसल आप रेजिग्नेशन मांगते रहेंगे तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंचेगी? अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तो मामला कहाँ तक पहुंचेगा? क्योंकि मुसलसल तो यही बात हो रही है ना, ये भी इस्तीफा देते वो भी इस्तीफा देते हैं। करीम भाई, बात इतनी सी है कि जिसका बच्चा गया है ना, जिस माँ का बच्चा गया है, जिस बाप का बच्चा गया है, जिस जुल्म के साथ, और जिस जुल्म के साथ गया है, एक दफा तदफीन हो गई, फिर कब्र कुशाई हो गई, फिर दोबारा तदफीन हो गई, उसके दूसरे पोस्टमार्टम में पता चल रहा है उसके बच्चे को जो है वो एनेस्थीसिया भी दिया गया है, उसके बच्चे की शर्ट पे तेजाब के निशानात भी हैं, ये भी पता चल रहा है कि उसका हेड स्कल टूटा हुआ है, थोड़ी पे तशद्दुद के निशानात हैं। वो बाप 25 दिन इंतजार कर चुका है, कातिल नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या करेगा? यही बोलेगा ना, भाई इस्तीफा दो। जब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी 2 तहकीकाती टीमें फेल हो चुकी हैं, तब जाके तो कमीशन बना है। कमीशन बनना इस बात की गवाही है कि पुलिस अपनी तहकीकात में फेल हो चुकी है। ठीक है, और पुलिस नहीं, देखिए, या तो आप बिल्कुल डिक्लेयरली बोलें और बिल्कुल अनाउंस करके बोलें कि ये खुदकुशी है, ठीक है, और फिर हमें समझाएं कि खुदकुशी कैसे है। ठीक है, हमसे मुराद फैमिली को समझाएं, जो आवाम देखने वाली है उनको समझाएं कि ये खुदकुशी कैसे है, और अगर ये मर्डर है तो फिर कातिल लेके आए। बात इतनी सी। लेकिन कातिल तो इतना परफेक्ट क्राइम करके गया है।
ऐसा कौन सा, मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, मर्डर जब भी होता है बहुत बड़े बड़े तहकीकाती इदारों से आपके भी राब्ते होंगे, हमारे भी राब्ते हैं, तफ्तीशकारों से आपके राब्ते होंगे, हमारे भी राब्ते हैं। और मैंने इस केस में न जाने कितने तफ्तीशकारों को कॉल्स करके उनसे, उनके पास जाके उनसे केस को समझने की कोशिश की है कि देखिए मैं कुल अकल नहीं हूँ, सही है, मेरे पास अकले कुल नहीं है, मैं लेकिन उन लोगों से जो एक्सपीरियंस है उनसे मशवरा तो कर सकता हूँ ना उस केस के हवाले से। जी। उनकी जानिब से मुझे सिर्फ एक बात बताई जा रही है कि देखें लेक ऑफ एविडेंसेस है, ठीक है, अगर उसी दिन सीएसयू प्रॉपर काम करता तो ये नौबत ही नहीं आती आज इस केस के। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी, मैंने हाई प्रोफाइल कत्ल देखे, किसी भी कत्ल के अंदर क्लू बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है, कातिल क्लू देके जाता है। अब इस क्लू को आप इन्वेस्टिगेशन अफसर की जिम्मेदारी है कि वो उसको नजरअंदाज कर दे या फिर उसको संभाल कर इस केस को आगे चला ले। इस बात से ये बात तय हो गई है, मीर रजा का पोस्टमार्टम जो दूसरा हुआ है ना, वो असल में मीर रजा का पोस्टमार्टम नहीं था, वो कराची पुलिस का पोस्टमार्टम था। बिल्कुल वो कराची पुलिस के ऊपर पूरा पोस्टमार्टम था कि किस तरीके से, किस सिस्टम के तहत कितने नाअहल लोग इस शहर में बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं कि जिनको ये नहीं मालूम कि मर्डर अगर हो जाता है या फिर कोई और ऐसा वाकया हो जाता है तो उस पर इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करना है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो हमारे नाजरीन को ये बात जो आप कर रहे हैं ना, उनको ये शायद बातें वही सुनी सुनाई लग रही हैं, तो वो हमसे एक ही सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि कातिल कहाँ है। तो इस बात का जवाब उनको दिया जाए ना कि ये कातिल की जो आप बात कर रहे हैं वो तो हुकाम नहीं ढूंढ पा रहे उस कातिल को, इतनी नेग्लिजेंसी दिखा रहे हैं, हम तो फिर भी बैठ के इस पे बात कम से कम कर रहे हैं क्योंकि ये आवाज उठाई जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ये चीज बहैसियत सोसाइटी और एक बा असर शहरी और बारोब शहरी जो है, वो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि किसी का बच्चा गया है, हमें इसको मजाक नहीं बनाना, बिल्कुल, हमें इसको स्टोरी नहीं बनाना, बिल्कुल। ये जो आप बात बोल रहे हैं, लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं कि बार बार वही स्टोरी रिपीट, तो भाई वही स्टोरी रिपीट होगी, कोई नई चीज नहीं आएगी आपके पास। सही बात है, वही जो केस हुआ है हम वो केस बताएंगे, हम अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाला लगा के नहीं बता सकते। क्या हमारी सहाफती जिम्मेदारियां हमें ये असूल सिखाती हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है, जो केस हुआ है उसको रिपोर्ट करो, ना कि अपनी तरफ से चीजें जो है वो उसमें शामिल करते रहो। तो जो चीजें हम देख रहे हैं, हम सीसीटीवी देख के ऑब्जर्वेशंस के साथ कि भाई इस सीसीटीवी फुटेज में अगर मीर रजा 4:38 पे देखे गए हैं, उसके बाद हम दिन तो देखेंगे ना कि दिन में हो क्या रहा है। 28 की सुबह जो हमने सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए हैं, उस 28 की सुबह हम ये देख रहे हैं कि जिस नर्सरी के माली ने पहली दफा लाश देखी 29 तारीख की सुबह, उस नर्सरी में जहां पे वो रहता है उस जगह के ऊपर 28 की सुबह में एक रिक्शा खड़ा हुआ है। वो रिक्शा 29 की सुबह भी है, 29 की सुबह उस रिक्शे के इर्द गिर्द इतनी हैपनिंग नहीं है, लेकिन 28 की सुबह उस रिक्शे के इर्द गिर्द हैपनिंग बहुत ज्यादा है। वहां बहुत सारे लोग हैं, अगरचे वहां बहुत सारे लोग हैं और वो लोग वहां पे मौजूद हैं। सुबह के वक्त हम देख रहे हैं 6 से 7 बजे के दरमियान ये सब चहलकदमी शुरू हो जाती है। तो इट्स मीन मेरे अंदाजे के मुताबिक उस नर्सरी के अंदर उस रात 28 की सुबह कोई तकरीबन 8 से 9 अफराद थे। अच्छा, ठीक है, सही है। अब वो 8 से 9 अफराद जो कि सीसीटीवी में वाजे हो रहे हैं, आगे पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग कपड़ों में हैं, ठीक है। अगरचे वो 8 से 9 अफराद वहां पे थे, हम 1 मिनट को तसव्वुर करते हैं ये सुसाइड है। मैं आपको समझा रहा हूं, एक जगह लेके आता हूं। हम 1 मिनट को तसव्वुर कर रहे हैं ये सुसाइड है। मीर रजा ने अपने आप को उस जगह पे आके गोली मार ली। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। सामने नर्सरी है, नर्सरी के अंदर 8-9 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 अफराद मौजूद थे। ठीक है, 5 अफराद नर्सरी के अंदर मौजूद हैं। अजान हो रहा है फजर, वक्त हो रहा है फजर का, ठीक है, और मस्जिद साथ ही है, मस्जिद ऊपर है, बिल्कुल, मौजिन मौजूद है, इमाम साहब मौजूद हैं, नमाजी आना शुरू हो चुके हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। इस दौरान तो गुजर रहा होगा वहां से। इस दौरान जब कोई अपने आप को गोली मारेगा तो आवाज कैसे नहीं आएगी करीम भाई? बिल्कुल, कैसे आवाज नहीं आएगी? हाँ जी, पता चलेगा। ठीक है, हम ये तसव्वुर कर रहे हैं पहली पोस्टमार्टम के हिसाब से कि आगे से गोली लगी और पीछे से निकली है, जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि गोली पीछे से लगी है और आगे से निकली है। ठीक है, दूसरे पोस्टमार्टम में। अब एक और चीज है, 28 तारीख की सुबह हम ये भी देख रहे हैं कि सुबह में जो नमाजी नमाज पढ़ के नीचे उतर रहे हैं, वो ऐन उस दीवार पे खड़े होकर नीचे की तरफ झांक रहे हैं, उनको बॉडी नहीं दिख रही है 28 की सुबह। ठीक हो गया, वो तो झाड़ियों का बहाना कर रहे हैं ना, झाड़ियां बड़ी थी ना करीम भाई, बॉडी पहले है, झाड़ियां बाद में। बिल्कुल, ये सिंध पुलिस की जो बात चल रही है, ये दीवार है, दीवार के ऊपर से कोई झांकेगा तो नीचे बॉडी दिखेगी, फिर झाड़ियां दिखेंगी उसको। ठीक हो गया, ऊपर वाले शख्स, चलो नीचे वाले माली को नहीं दिख रही, ऊपर खड़े हुए शख्स को तो नीचे का पूरा मंजर दिख रहा होगा ना। तो आप क्या कह रहे हैं कि कब लाके बॉडी? मैं नहीं कह रहा कुछ भी, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? मेरी इन्वेस्टिगेशन और जो डॉक्टर सुमैया सैयद की नेक्स्ट रिपोर्ट है, सेकंड रिपोर्ट है, उसके मुताबिक डेथ टाइम जो है वो है 5 बजे के बाद का, शाम 5 बजे के बाद, 28 की शाम 5 बजे के बाद का। यानी मीर रजा सुबह 4:38 पे जो आखिरी दफा देखे गए हैं, उस दौरान मीर रजा को कोई लेके गया है या मीर रजा कहीं गायब हुए हैं।
ये तहकीकात काम करना या पुलिस का है, मेरा क्या नहीं है। पता अपनी मर्जी से गए हूँ, चले अपनी मर्जी से चले गए, क्योंकि जिस यहाँ लाके कब फेंका गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सही है। अच्छा मैं आपको अपनी मर्जी से भी चले गए, आपकी बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से चले गए, यहाँ लाके किसने फेंका, तेजाब से किसने नहलाया, उनकी जिस्म में एनेस्थीसिया किसने दिया, मीर रजा डॉक्टर नहीं था। क्योंकि सौलत भाई जिस तरह से केस है ना, देखिए मैं जहाँ तक इस केस पर पहुँचा हूँ, मैं पहले पॉडकास्ट से लेके अभी तक मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स था जिसको मीर रज़ा जानता था, जिसके पास मीर रज़ा जाता रहा है, जिसके पास मीर रज़ा ये सोच के गया था कि कम से कम शायद ये मुझे मारे नहीं। देखिए मीर रजा की बहन से मेरी बात हुई इस बारे में, और बहुत तफसीली बात हुई है, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, और वो मुझे, आप यकीन करेंगे, मैं उनसे डायरेक्टली पूछता हूँ और बड़ी माजरत के साथ पूछता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे पर्सनल सवाल करूँ किसी की भी लाइफ के हवाले से। सही है। लेकिन उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक बातें हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे बात बताई कि मुझे ऐसा लगता है, उनकी बहन ये बात बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मीर रजा जिस किसी के पास भी गया है वो उनका बहुत करीबी है, सही है, जिस पे भरोसा करके गया है वो। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने मुझे बताई कि मीर रजा बजाते खुद एक डरपोक तबीयत का आदमी है। सही है, समझ रहे हैं कि वो अपने घर से नीचे उतर के, अगर आपने उनका घर देखा हो, अपने घर से नीचे उतर के वो गली के कोने तक भी नहीं जा सकता है। अच्छा। रात के वक्त में तो वो लड़का जो गली के कोने तक नहीं जा रहा है, वो रात को इतनी खतरनाक सड़क पर वॉक कैसे कर रहा है? इट्स मीन या तो कोई इसको बुला रहा है। और फिर एक और बात, जब आप सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उस सीसीटीवी फुटेज में मीर रजा के कदम आप देख रहे हैं, हाँ जी, स्पीडली चल रहे हैं। हाँ। जो जिंदगी से हारा हुआ बंदा होता है, जो जिंदगी से हर चीज से हार चुका होता है, जो खुदकुशी की जानिब जा रहा होता है, वो इस स्पीड में, इस कॉन्फिडेंस में नहीं चल सकता। और वो गाने थोड़ी चलवाएगा थोड़ी देर पहले। एग्जैक्टली, गाने कोई नहीं चलवाएगा। मरने के वक्त इंसान को सिर्फ खुदा याद आ रहा होता है, या फिर अपनी वो हरकत के जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज़हनी तौर पर तो बिल्कुल ठीक था। उसकी बहन ने ये बात बताई कि वो घर आया है, सामान रखा है, अम्मा ने ऊपर से पूछा है कहाँ जा रहे हो, सुना मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। जिस बेटे को ये पता हो कि उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको एक पूरा एक कारोबार है उसके पीछे, वो क्यों खुदकुशी करेगा? और 3 करोड़ रुपए देने किसको हैं? असल बात ये है। हाँ ऐसे ही। और वो कौन शख्स है जिसने उसको इस अच्छा देखिए, बात ये है कि ताजिर कोई हल्का तो नहीं था। अगर वो 4 या 3 जो भी ब्रांचेस चला रहा था, तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए, यार हैदराबाद में भी तो खोलने वाला था ना, उसके लिए 3 करोड़ कोई छोटी चीज, बड़ी चीज तो नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, वो 3 करोड़ अरेंज भी कर सकता था। किसी ने इस चीज को मुद्दाए कत्ल बनाया है, इस चीज को जाविया बनाया है कि उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसको उस जगह बुलाया गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले मीर रजा की जो ब्रांच है वॉफ्लेक्स बहादुराबाद, वॉफ्लेक्स बेचने की बात हुई थी। अच्छा, इनके पार्टनर के साथ। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है, इसको समझना और सुनना जरूरी है। मीर रजा के जो पार्टनर हैं अहमद भरदे, उन्होंने किसी से इस पूरे वॉफ्लेक्स की जो है वो डिमांड लगवाई। वो सुनने में आया कोई 10 करोड़ रुपए के करीब की जो है वो डिमांड थी। इटसेल्फ अहमद ने, बिना मीर ना दोनों ने मिलके, ठीक है, 10 करोड़ रुपए की जो है वो उनको ऑफर हुई कि आप जो है वो 10 करोड़ में ये हम खरीद लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और बात समझिएगा, अगर मीर को 3 करोड़ रुपए की अशक जरूरत होती, उस नहज पे लेके आऊंगा मैं आपको। अब कहानी ये होती है कि 10 करोड़ रुपए की इस पे ऑफर लग जाती है कि वॉफ्लेक्स 10 करोड़ में हम खरीद लेते हैं। ठीक है। मीर ने ये बात बोली कि देखो बात ये है कि जो अहमद भरदे है, अहमद भरदे के पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, उसको तो 5 करोड़ सीधे सीधे बचेंगे। बिल्कुल। मीर के पास ना घर है ना गाड़ी है। अच्छा, वो 3 करोड़ का घर लेगा, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेगा, उसके बाद पीछे बचेगा क्या? 1 करोड़ रुपए। सही है, ठीक है। वो बिजनेस माइंडेड आदमी था, उसने नहीं बेचा। सही है। उसके बाद ये मामला चलता रहा और फिर जुलाई में आके अच्छा, मुझे एक बात बताया, आपकी इस बात को मैं सेकंड करते हुए चलता हूँ कि अगर अहमद भरदे और मीर ये वॉफ्लेक्स बेचने का सोच रहे थे, तो इट मींस दोनों के बीच में कोई खलिश होगी ना। देखिए, ये इन्होंने एक एज अ रैंडमली, जो मुझ तक बात आई है वो ये बात आई है कि रैंडमली इन्होंने जो है वो ऐसी रेट लगवाए थे कि क्या वैल्यू आती है। तो 10 करोड़ रुपए की वो वैल्यू आ रही थी, जिसमें जो मीर रजा हैं उन्होंने मना कर दिया था। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए स्टॉप होइएगा। जिस शख्स को 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो दुनिया जान से 3 करोड़ रुपए मांग रहा है, वो अपना वॉफ्लेक्स बेच के क्यों नहीं? जिसकी जान पे आई होगी तो वो कुछ भी कर लेगा। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए मांग रहा है कि उसको पता है कि कोई ना कोई है जो उसको बार बार पिन कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है। अब वो शख्स कौन है? या तो पुलिस को ये बात पता है कि वो शख्स कौन है, या पुलिस छुपा रही है, दोनों में से कोई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। एक बात तो चलो अहमद भरदे के हवाले से ये, तो मैं अभी भी ये सवाल करता हूँ हमारे देखने वाले नाज़रीन के, एक तो अहमद भरदे सामने क्यों नहीं आ रहा, दूसरी बात कि कबल गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या पड़ी? आपका मैं दोस्त हूँ सौलत भाई, या आपका कोई करीबी दोस्त है और उसके साथ इस तरह से हो जाता है, आप क्या करेंगे? पहली फुर्सत में थाने जाके बैठूंगा और इन्वेस्टिगेशन मुझसे
हाँ जी, मुझसे पूछो जो भी पूछना है। ठीक है, मेरा भाई था, सही है, दोस्त भाइयों की तरह होते हैं। ठीक है। सही है, आपका भी कोई बहुत क्लोज दोस्त होगा, मेरा भी बहुत क्लोज दोस्त है। ठीक है, मेरा जो क्लोज दोस्त है ना, वो कुछ भी गलत काम कर देगा, मैं उसके पीछे खड़ा हूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है है। ना, भले वो गलत हो या सही हो, मेरा दोस्त है यार वो। ठीक है, अगर बर्दे उसके साथ क्लास 1 से है, कारोबार तुम लोगों ने साथ शुरू किया है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी, तुमने बेल बिफोर अरेस्ट लिया है। हाँ, ठीक है। तुमने खुद अपने गिर्द एक मशकूक एरिया हाँ, बना लिया बिल्कुल है। घेरा तंग कर दिया आपने ठीक है, इर्द-गिर्द। तुम्हें जब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, भाई आप कुछ नहीं करते, आप उसकी फैमिली के पास आके बैठते, बोलते आंटी आपने जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछें। पुलिस वालों के पास जाते, आप मुझसे पूछें, कोई भी सवाल अगर आपके दिल में तो आप हाँ, मुझसे ठीक है। पूछें। हाँ जी, लेकिन कोई भी सवाल अगर आपके दिल में है, आप मुझसे पूछें। सही है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अहमद बर्दे 30 तारीख को 29 को होती है एफआईआर, सॉरी 28 की दोपहर में एफआईआर हो रही है। सही है। 29 तारीख को अहमद बर्दे बेल बिफोर अरेस्ट लेके बैठ जाते हैं, बॉडी मिलने के बॉडी मिलने के 1 दिन बाद। 1 दिन बाद। यस, यानी उसने फौरी तौर पे अच्छा मुझे एक बात बताएं कि इतना आसान था जमानत का बलस गिरफ्तारी लेना उनके लिए? और देखिए हम केस को हर जाविये से देख रहे हैं ना, मैं जिस जाविये से देख रहा हूँ मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यानी आप तैयार थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है यार। देखिए मुझे मैं नहीं कह रहा कि अहमद बर्दे ने मारा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो मालूम होगा। अहमद बर्दे तैयार थे नहीं थे, ये तो काम पुलिस का है सही है कि वो उनके ऊपर तहकीकात करें, तफ्तीश करें। जी। और बेल बिफोर अरेस्ट लेने का हक हर किसी के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, सबके पास हो सकता सही है। है। तो ये तो कानूनी तरीकेकार है, हम उसमें कुछ बहस नहीं कर सकते। ठीक है सौरभ लेकिन भाई, ये तो तब होता हम ना। यहाँ पे ये बात जरूर कर सकते हैं कि देखें, जब अहमद बर्दे को ये बात पता चल गई थी कि मीर की बॉडी मिल गई है, और वो हॉस्पिटल में था उस टाइम पे, अच्छा, ठीक है, उसने ये सारी चीजें करी। मैं 1 मिनट को अगर ये बात तसव्वुर करूँ ना, तो मुझे अपना आप बहुत गिरा हुआ लगेगा कि अगर मेरा किसी के साथ बिजनेस है और मेरा बिजनेस पार्टनर मर जाता है, सिर्फ पार्टनर तो नहीं है, मैं बचपन का दोस्त। मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर में बात करता हूँ। हाँ, मैं अगर ये बात आपसे करूं कि मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मेरे पार्टनरशिप भी है, और पार्टनरशिप में मैं उसके साथ कारोबार भी कर रहा हूँ, मुझे पता चलता है उसकी लाश 2 दिन के बाद मिली है, ठीक है। तो क्या मैं मुंह रखता हूँ उसकी बहन से ही बात करने का कि यार वो उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उसको मेरी तरफ ट्रांसफर कर दो, वॉफ्लेक्स के, अच्छा, या ये बोला फूड पांडा के जो भी नंबर्स हैं उसको मेरे नंबर पर डाल दो। ओह, अच्छा। ये क्या कहानी है, ये क्यों हो रहा है? हम्म, मतलब डे फर्स्ट पे क्यों हो रहा है? सही है, वॉफ्लेक्स डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, दफनाने तो वॉफ्लेक्स देते। अगर डिस्टर्ब हो रहा था हम्म, तो 2 दिन की बात थी ना, आप 2 दिन के बाद उसको सॉर्ट आउट कर लेते, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं थी। अकाउंट अगर मीर के अकाउंट में गिरे तब भी वही आपके पैसे हैं, और अगर भर्दे के अकाउंट में गिरे तब भी पैसे वही हैं, या फिर वॉफ्लेक्स का अपना अकाउंट होगा उसमें गिरे तब भी पैसे वही हैं। सही है। लेकिन आपको किस बात की जल्दी थी कि आप जो है वो मुसलसल बोलते रहे कि वॉफ्लेक्स का अकाउंट इसको ट्रांसफर कर दो और नंबर फूड पांडा पे ये कर दो, ये कर दो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये शक व शुबहात पैदा कर रही हैं। अब इस केस में अगर हम देखें ना, तो अहमद बर्दे जो है वो बहुत मशकूक हो चुका है अपने ही वजह से, अपने ही गिर्द हिसार बनाकर। बिल्कुल। क्योंकि अब तक पुलिस तो ये दावा कर रही है कि हम अहमद बर्दे से सवालात कर रहे हैं, वो अपने वकील के साथ आते हैं, वो हमें तमाम जवाब दे देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मशकूक तो मशकूक होता है। अच्छा, वो उसको एक क्लियर करना जरूरी है। एक चीज की शिकायत इस केस से जुड़े तमाम अफराद यही कर रहे हैं कि पुलिस हमसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमें हिरासा कर रही है। क्या हमें मालूम नहीं है सौलत भाई, आप तो आपका ताल्लुक किसके साथ नहीं है, क्या आपको मालूम नहीं है, या मैंने क्राइम रिपोर्टिंग नहीं की है, क्या हमें बस पता नहीं है कि कराची में पुलिस इंटरोगेशन किस तरह से करती है? देखिए ये तो हर इंसान को तमीज पता तो है, कहीं पर भी नहीं है। हर इंसान को पता है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि जिस तरीके से इतना हाई प्रोफाइल केस है, तो लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। पुलिस अपने अंदाज से, जिस अंदाज, देखें जब मैं चोर नहीं हूं ना, आप मुझसे जिस अंदाज से तफ्तीश कर लें, मैं आपके सामने अटल रहूंगा बिल्कुल कि मैं चोर नहीं हूं। तो जो जिसके दिल में चोर नहीं है वो जाके बैठे, पुलिस जैसे चाहे तफ्तीश करे आपसे, वो आपको खंगाल ले, लेकिन जब आप चोर नहीं हो तो आप नहीं पकड़े जाओगे। अच्छा, सूरत नहीं पकड़ सकता आपको कोई। सौलत भाई, देखें बार बार ये सवाल करने का मकसद तमाम मेरी पॉडकास्ट में ये एक सवाल ज़रूर होता है, क्योंकि वही बात मैं फिर करूँगा कि हर जाविये से देखना पड़ता है। मीर रज़ा की फैमिली के अंदरूनी मामलात को लेके भी बड़ी बातचीत हुई, चूँकि मीर रज़ा के केस को सुसाइड का कहा गया और फिर उसके बाद उनके अंदरूनी मामलात को बाहर लाया गया। एक बात जो कब से की जा रही है कि मीर रज़ा के फियांसे को इंटरोगेट किया जाए या उनसे जुड़े लोगों को इंटरोगेट किया जाए, क्योंकि ये कत्ल जो है ना, ये कत्ल जेलिसी का कत्ल है, तो जेलिसी में सिर्फ पैसा नहीं हो सकता ना, बहुत और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो आप क्या कहते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं किसी की फैमिली यहाँ बैठ के कैरेक्टर डिस्कस करूँ, असैसिनेशन तो हम कर ही नहीं रहे, ठीक है ना? ये सवाल कर रहे हैं और जी। ये बहुत सारे सहाफ़ी करते होंगे, लेकिन एथिकली मैं समझता हूँ कि मैं किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करूँ, ठीक है? बिल्कुल। दूसरी बात पे हम आते हैं कि जिस तरीके से आपने उसकी फियांसे की बात करी, फियांसे के हवाले से बिल्कुल क्लियर बात है कि फियांसे के घर पे पुलिस गई थी, उसका मोबाइल फ़ोन्स लेने के लिए, सही है, उसका मोबाइल फ़ोन लेके चली गई थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का मेमो नहीं बनाया था। फिर इनके जिब्रान जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, वो बीच में आए, उन्होंने ठीक है। जाके बोला कि भाई प्रॉपर तरीके से लेके जाए ना, मोबाइल लेना है तो आपको कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से वो जी, मेमो जी। बना के वो फिर मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेके। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जिस बच्ची का भाई नहीं है कोई और वो रहती है बहुत दूर, और उस इलाके में अगर पुलिस मोबाइलें जाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है हाँ, किसी की इज़्ज़त तो मजरू होगी ना, हुँ, ठीक है? वो सिर्फ़ इतनी सी बात है। पुलिस को अगर तफ्तीश करनी है अपने पास बुलाएँ, बैठा के जो सवाल करने करें। और इसमें मैं इनके वालिदैन को भी ये बात बोलूँगा और जिब्रान भाई से भी ये बात बोलूँगा कि इसमें थोड़ा-सा जो है ना पुलिस को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। ठीक है, पुलिस को यही रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि करने वो दें। अगर चाहें तो वो उसकी फियांसे को बुला के बात करें, वो अगर चाहें तो उनके वालिद को बुला के बात करें, वो उनकी वालिदा को बुला के बात करें, और जो इन्फॉर्मेशंस पुलिस के पास होनी चाहिए इस केस को आगे बढ़ाने के लिए वो मिले उनको, सही है। ताकि कुछ थोड़ा-सा इसमें इस पूरे जो एक चीज़ लॉक हो चुकी है ना, वो लॉक खुलने की ज़रूरत है अब। अब ये बात जो आपने पहले करी कि हम वही बातें सुन रहे हैं, अवाम बोल रही है कमेंट्स में, हम वही बातें सुन रहे हैं, वही बातें सुन रहे हैं। वो बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अभी तक ये केस उन्हीं बातों पे अटका हुआ है। सही है। कोई हाँ, कुछ बोलेगा तो ये केस आगे नई बढ़ेगा। पेशरफ्त हुई नहीं ना। पहली तहकीकाती टीम ने जो केस रिपोर्ट बना के दी थी, आज दूसरी तहकीकाती टीम उसी केस रिपोर्ट पे खड़ी हुई है। सही है। दूसरी तहकीकाती टीम ने कोई नए शवाहिद अब तक सामने नहीं लेके आई है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सौलत भाई, ये सवाल मैंने बाबर सलीम साहब से भी किया था। लोग कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आपका सहाफ़ती करियर क्या कहता है कि 25 दिन गुजर चुके हैं या चलो 26 दिन गुजर चुके हैं, सही है? आपको क्या लग रहा है कि हर गुजरता दिन कातिल को इस केस से दूर लेके जा रहा है, बचाता जा रहा है? यकीनन जब लेक ऑफ एविडेंसेस होंगे। अब मुझे एक बात बताएं ना, आज 26 दिन हो गए इस केस को, जी बिल्कुल। और वाकया हुआ है 28 को, 26 रोज मुकम्मल हो गए। महीना हो जाएगा। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? हाँ जी, लगा हुआ उसकी मियाद कितनी है? है। मैंने 3 4 5 दिन, ज़्यादा 7 दिन। 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, इससे ज़्यादा किसी की लिमिट नहीं है। ठीक है। ठीक है, और जो उस जगह पे कैमरे लगे हुए हैं वहाँ 7 दिन से ज़्यादा का डाटा ही नहीं है। इर्द गिर्द जो लगे हुए हैं, जो घरों पे लगे हुए हैं, जो आगे पीछे लगे हुए हैं, हमने खुद जाके विजिट किया है। 18,000 स्टेप्स चले हैं मैं और बाबर सलीम। 18,000 स्टेप्स बोलना आसान है, ऊपर नीचे ऊपर जी नीचे। हाँ, जी जी पहाड़ी जी। सिलसिला है, पूरा इलाका घूमे हैं हम पैदल। जब हमें जुस्तजू है, हम इस केस को उठा के रखना चाह रहे हैं। उठा के रखने से मुराद हम ये चाह रहे हैं, देखिए हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, बचपन से मुराद कि जब से हमने सहाफ़ती कैरियर अपना शुरू किया कि मजलूम के साथ हिमायत करो और जालिम के खिलाफ खड़े रहो। बिल्कुल। ठीक है, हमें हमारा दीन, हमारा मजहब, इमाम ऐसे। हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यही फरमान है कि जालिम की जो है वो हिमायत कभी नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे और ही है। मजलूम के साथ हमेशा खड़ा रहना है। तो हमें उसी दर्स को लेके आगे चलना चाहिए, और हम वही काम कर रहे हैं कि जो मजलूम है उसके साथ हैं, जो जालिम है उसके खिलाफ हैं। अच्छा सौलत भाई, मैं जब बॉडी देखता हूँ मीर रज़ा की, जो झाड़ियों में पड़ी हुई थी, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये बात शायद बहुत लोगों को बहुत फालतू लगे, लेकिन मेरे नज़दीक मीर रज़ा ने चप्पल भी पहनी हुई थी उसकी, मतलब उस जगह पर चप्पल एक पाँव में थी। एक पाँव में थी, दूसरी चप्पल उसके वहाँ बाहर पड़ी हुई थी। तो यानी जब कातिल बॉडी लेके आया या यहाँ लाके मारा, तो क्या आया मीर रज़ा को चप्पल पहना के लाया या मीर रज़ा ने खुद चल के आया? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मीर रज़ा खुद चल के आया तो उसको क्या इतनी बुरी हालत में उसको ये था कि वो चप्पल पहने? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे केस में अगर हम बहुत गौर से देखें उस मुकाम को, उस जगह को, बिल्कुल, जहाँ पे प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है और जहाँ पे मीर रज़ा की बॉडी मिली है, उस जगह पे अगर कोई फायर मारेगा ना तो उसकी आवाज़ गूंजेगी। बहुत बड़ा एरिया है, मैसिव एरिया है, खुला एरिया। ठीक है, वहाँ कोई भी फायर करेगा आवाज़ गूंजेगी। और जाहिर सी बात है, अगर कोई ला के मार रहा है, लेके आ रहा है, तो वो या तो फिर 5 से 10 के दरमियान में लेके आ रहा है, या 10 से सुबह 5 बजे के दरमियान में लेके आ रहा है, अंधेरे का टाइम देख रहा है वो, ठीक है। इस दौरान पे अगर लाके मारता है तो क्या माली जो रात 12 बजे तक जाग रहे होते हैं अमूमन, उनको आवाज़ क्यों नहीं आई फायर की? सही है। फिर वही वाली बात घूम फिर के बात यही हो रही है कि जो इर्द गिर्द लोग हैं वो क्यों निशानदही नहीं कर रहे? गायब है, सिरे से लोग गायब हैं, सिरे से सीसीटीवी फुटेजेस गायब गायब हैं या है। किया गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात ये है ना कि गायब हैं या किया गया है। क्यों पुलिस उनको उठाकर उनसे तफ्तीश नहीं कर रही?
ये कोई बात नहीं हुई। करीम भाई, आपका क्या नाम है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप जो है वो यहाँ पर माली के काम कब से कर रहे हैं, आपने बॉडी किस तरीके से देखी, आप जाके दिखा दें। आज भी एक पुलिस ने दोबारा ड्रामा किया है, मेरी नज़र में तो वो ड्रामा है। वो ड्रामा क्यों है, अब ये सुन लें आप। वो ड्रामा इसलिए है कि पुलिस जो है वो 26 दिन के बाद दोबारा जय वकुआ पे जा रही है और उस जो माली है उस माली की वीडियो बना रही है कि भाई चल के दिखाओ कैसे जा रहे थे तुम, कैसे तुमने बॉडी देखी, और 26 दिन के बाद आज बयान दोबारा हो रहा है। ये क्या मामला है? ये एक तरीका कार होता है ना, मुसलसल प्रेशर। चलें ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। प्लेस ऑफ इंसिडेंट से 26 दिन के बाद क्या मिलना है आपको? सही बात है। आप उस जगह पे कोई मूवी बना रहे हैं, मतलब आप उधर वीडियो एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं 26 दिन के बाद। सही है। जो काम चौथे और पांचवें दिन होना था उसी दिन होना था। चले मैं उस दिन की गफलत बात के ही नहीं साथ कर अगर रहा। बात करें आप तो हाँ, चौथे पांचवें दिन भी चौथे आपको पांचवें शवाहिद दिन कर मिल सकती है। लेते। बिल्कुल आप 26 दिन के बाद आके उस माली की वीडियो बना रहे हैं हम्म। कि तहकीकाती टीम वहां पहुंच गई और तहकीकाती टीम फलां कर रही है और ये कर रही है और वो कर रही है। आपने शुरू के दिन जाया क्यों किए इस केस में? ठीक है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। आईजी साहब एक दफा बयान देते हैं कि भाई केस जो है वो सॉल्व हो गया, 2 दिन में हम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर डीआईजी साहब का एक बयान आ जाता है, हम सोच रहे हैं कि आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दें। सर ये मजाक नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को घर से निकालते हुए डर रही हैं बिल्कुल कि बच्चा हमारा वापस आएगा या नहीं आएगा। किसी को कुछ नहीं पता भाई। ये शहर इतना मैं इसको किस तरीके से डिफाइन करूं आपको। मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, मैं जानता हूं कि कितनी लाशें रोजाना की बुनियाद पर उठती हैं, कितने लोग शहरी इस शहर में लुट रहे हैं। कोई 50 लाख की वारदात में लुट जाता है, कोई 5 लाख की वारदात में लुट जाता है, कोई अपने मोबाइल फोनों से महरूम हो जाता है। आपको क्या लगता है ये मोबाइल फोन कोई 1000 2000 या 5000 रुपए की चीज है? भाई महंगी चीज है। लोग आप अपने साल का रेशो तो निकालें कि सिर्फ मोबाइल फोन की मद में कितना शहरियों को लूटा जा रहा है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है वो भी 1 लाख रुपए मालियत का होगा। बिल्कुल ऐसे। मेरे पास मोबाइल फोन है वो 4 लाख रुपए मालियत का है। मेरे पास से अगर 4 लाख रुपए मालियत का साल में एक अगर मुझे झटका पड़ जाता है, मैं कहां खड़ा हुआ हूं आज के दौर में? बिल्कुल ठीक है। और उस बीच में डीआईजी आमिर फारूकी साहब आके केस के बीच में, इतना हाई प्रोफाइल केस में ये बात कहें और शोशा छोड़ दें कि हम आखिरी 12 घंटे की फुटेज सोच रहे हैं कि रिलीज कर रहे हैं। यानी आप टीज कर रहे हैं फैमिली को, सोच रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। ये मजाक बना दिया इस केस को। इस केस को अगर पुलिस चाहती तो बहुत अच्छे से रैप अप कर सकती थी। पुलिस ने रैप अप करना, या तो पुलिस को आया नहीं या पुलिस कर ना सकती। अच्छा सौलत भाई, मुझे एक बात बताएं कि अब मीर रजा के वालिद साहब क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो मामला है वो बड़ा पेचीदगी की तरफ जा रहा है। अच्छा, मुसलसल मैं समझता हूँ कि हेड्स ऑफ टू हिम, वो बड़ा चट्टान के मानंद खड़े हैं सामने। और वो आप क्या चाह रहे हैं मजीद वो इस केस के अंदर? क्योंकि मेरी बातचीत होती है, लेकिन जिस फ्रिक्वेंटली आपकी मुलाकात होती है उस तरह से नहीं होती, तो उनसे क्या बात? देखें, पहली बात तो ये है कि उनके वालिद को एक जो है वो तासुर दिया जा रहा है कि उनके वालिद जो हैं वो डिमांड पे डिमांड्स कर रहे हैं। जी ठीक है, ऐसे ही है। और कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और अच्छा हुआ, चलो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस केस में और कुछ चीज़ें सामने खुल के आई। ठीक है। उसमें उन्होंने बात बोली कि अब ट्रस्ट करना पड़ेगा हुकूमत के ऊपर। अच्छा, उनके वालिद को। अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि ट्रस्ट तो वो मुसलसल कर रहे हैं। पहली तहकीकाती टीम ट्रस्ट पे बनी, सही है। दूसरी तहकीकाती टीम ट्रस्ट पे बनी, ठीक है। और कितना ट्रस्ट करेगा उसका बाप? इंतजार तो कर रहे हैं 25 दिन से। इंतजार तो कर रहे हैं। अब उनके बाप की एक डिमांड है और डिमांड बिल्कुल वैलिड है। जैसे उनके वालिद साहब बोलते हैं कि इस केस को जेआईटी के थ्रू जो है वो सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, हमारे नाजरीन को जेआईटी का मतलब मकसद भी बता दें। मैं बताता हूँ। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। सही। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में सिर्फ पुलिस काम नहीं करेगी, मुख्तलिफ इदारे होते हैं, मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे, जिसमें MI, ISI, IB और हमारी जितनी भी तहकीकाती जितनी भी एजेंसीज हैं वो उसमें अपना किरदार अदा करेंगी। ठीक है। सब अपनी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और फिर वो पेश की जाएगी। अब उसमें यह है कि मैंने कल उनसे ये बात पूछी कि भाई आप जेआईटी बन जाती है। देखिए, हम क्रॉस क्वेश्चन हर किसी से करते हैं, ऑब्वियस बात है, काम है हमारा। मैंने उनसे पूछी कि अगर जेआईटी बन जाती है और जेआईटी के बाद भी फिर वही फैसला जो पुलिस लेके आ रही है इस फैसले पे, उन्होंने हम राजी हैं। अच्छा, जेआईटी के बाद राजी हूँ? हाँ, उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये बात बोली है। उनके वालिद ने कल मुझे ये बात बोली है कि जेआईटी के बाद जो फैसला होगा हम उस पर रजामंद होंगे। देखिए, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है ना। हाँ, उसके बाद तो पुलिस बोलेगी कि कातिल मिल ही नहीं रहा, हम ढूंढ लेंगे। आप मेरी बात समझें, जेआईटी के बाद कुछ नहीं बचता। जेआईटी में चूंकि तमाम पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई एजेंसियां मौजूद होंगी, तमाम इदारे आ जाएंगे, तमाम इदारे आएंगे और उसमें बददियानती वाली को कोई तसव्वुर हो ही नहीं सकता। अब आप मेरी बात समझें। सही है। बददियानती एक इदारा करेगा, दूसरा तो नहीं करेगा। बिल्कुल ना। दूसरा करेगा, तीसरा तो नहीं करेगा, तीसरा करेगा, चौथा तो नहीं करेगा यार। अगर अब हर एजेंसी अपनी तरीके की रिपोर्ट बना के देगी। आप अज्यूम कर लें कि सिंध पुलिस बिलफर्ज किसी को बचा रही है, या सिंध पुलिस को बिलफर्ज किसी ने कोई मामला किया है ना, आप जानते हैं हमारे शहर में सब हो जाता है,
तो और इदारे भी तो ये नहीं करेंगे ना, दीगर इदारों को किस को खरीदोगे, वो वाला हिसाब है। एग्जैक्टली बात यही है कि अगर इसके पीछे कोई है तो JIT इट्स बेस्ट ऑप्शन इस वक्त के लिए कि JIT बनाएं और JIT को पूरा इख्तियार दें कि वो जो भी है उसको सामने लेके आया जाए। अब यहाँ पे बात यह है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बन चुका है और मोअज़्ज़ज़ अदलिया और हमारे जो जज साहिबान हैं हमें उन पर पूरा भरोसा है और हमें इंसाफ की उम्मीद सिर्फ अदालतों से ही है। अब बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। इस मुल्क में अगर अदालतें इंसाफ की उम्मीद अगर रखे तो इंसान सिर्फ अदालतों से रखे, अदरवाइज आप किसी से इंसाफ की उम्मीद वही है। हमारी आखिरी उम्मीद वही है। बिल्कुल सर वही है। और जस्टिस उमर सियाल साहब हैं जो कि इस पूरी कमीशन के सरबराह हैं और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं, अच्छी शोहरत के हामिल जो है वो जज हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त उनके वालिद साहब ये बोलते हैं कि कमीशन बने, हमें कमीशन से कोई गर्ज नहीं। हमें बताओ तो ठीक है। एक बात तो ये कि उनके वालिदैन को लूप में नहीं लिया और कमीशन मंडे को अचानक से जो है वो बन गया। ठीक है। संडे की रात को कुछ पॉलिटिकल रिपोर्टर्स ने खबर चलाना शुरू करी कि कमीशन बनने जा रहा है और मंडे की सुबह ये कमीशन बन गया। ठीक है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन को इस बात में रजामंद करना चाहिए था, उनको एतमाद में लेना चाहिए था कि हम आपके बेटे के केस में अब जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं क्योंकि हम फेल हो चुके हैं। ये सिंध हुकूमत फेलियर है, ये एक्सेप्ट करे सिंध हुकूमत। आपको लग रहा है कराची पुलिस इस चीज को एक्सेप्ट करे कि हमारा फेलियर था, तभी हम कमीशन में गए। आपको लग रहा है JIT इसलिए नहीं बनने दी जा रही कि प्रेशर जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रहा है कि उनका फेलियर हो जाएगा अगर JIT बन जाएगी। देखिए पुलिस जो है ना, मैं इस पूरे मामले में ना कोई सियासी बात नहीं करूंगा, ठीक है, और ना ही सियासत मेरा कोई सब्जेक्ट है। ठीक है। अब बात इतनी सी है कि तो आप देख रहे हैं ना, लेकिन अगर कोई बासर शख्सियत, अगर इसमें कोई ऐसा शख्स मौजूद है, इन्वॉल्व है, उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, तो मैं उसके खिलाफ कभी अपनी जबान बंद नहीं करूंगा। सही है। मैं अपनी आवाज हमेशा मजलूम के साथ रखूंगा और बुलंद रखूंगा। अगरचे मेरे पास ये रिपोर्ट कहीं से भी आई, मैं ही शायद वो पहला शख्स हूं कि जो सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक करे कि ये इस पूरे वाक़े के पीछे ये शख्स मौजूद है, अगरचे ऐसा हुआ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, और किसी को इसमें कोई सपोर्ट नहीं दे सकते, क्लियर बात है। बिल्कुल आपने करना भी यही चाहिए सौलत भाई। और दूसरी बात, एक और मजीद सवाल जो जन्म ले रहा है, मीर रज़ा की वालदा की खामोशी। मीर रज़ा की वालदा एक पढ़ी लिखी खातून है, बैंक मैनेजर है, लेकिन वो बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो क्यों नहीं? जाहिर सी बात है मीर रज़ा के वालिद जोर लगा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनको बात करते नहीं देखा। मीर रज़ा के वालिद और मीर रज़ा की बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही, ठीक है। आज जो 26 दिन तक ये केस जागा हुआ है, उसके पीछे बिल्कुल ये दो पिलर्स हैं, बिल्कुल वालिद और उसकी बहन। ऐसे। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि उसकी वालदा किधर है। हाँ जी, उसकी वालदा से मेरी बात हुई है, मैं उनकी बिना परमिशन के आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। सही है। उनकी वालदा से मेरी बात हुई। उनकी वालदा से जब मैंने बात की ना, मैंने उनसे पूछा, मुझे 25 साल का बच्चा था, आप कब रोएंगे? कब आप जो है वो, मतलब आप लोगों के चेहरों से ये बात वाज़ेह नहीं हो रही, सही है, आप लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बात वाज़ेह नहीं हो रही कि शायद आप किसी गम और गुस्से में या दुख में। उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोला अभी हम लड़ रहे हैं, जिस दिन हमारे बच्चे का कातिल पकड़ा जाएगा ना, उस दिन हम फूट फूट के रोएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, माजी में जाएं और अपनी तारीख़ इस्लाम को उठाएं, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हमें। जी 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 जी, मैं समझ गया। अपने भाई का, जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, वो अपने भाई का बदला लेने के बाद, यानी शाम के दरबार में जब यजीद के सामने उन्होंने खुतबा दिया है, उसके बाद पहली मजलिस उन्होंने बर्पा की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इस चीज़ को उस तस्वर में लेके जाएं और बैकग्राउंड देखें इस चीज़ का, आपका दीन इस्लाम चीज़ है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे पास, टूट नहीं रहे। देखिए, जो मजबूत इरादों से हो और जो वाकई अपने भाई का हक लेने के लिए जो बहन खड़ी हो, और जो बाप अपने बेटे का हक लेने के लिए खड़ा हो, जो माँ अपने बेटे का हक लेने के लिए खड़ी हो, वो नहीं टूट सकते। आप और मैं एक दिन टूट सकते हैं, लेकिन वो नहीं टूट सकते। बिल्कुल। सौलत भाई, मैं अपने नाजरीन को भी इस बात पर मुतवज्जा करूँगा, प्रोटेस्ट जारी है, आप देख रहे हैं जी, 20-25 दिन हो गए, लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर मैं पिछले 3-4 दिनों से मजाक खेज चीज़ें देख रहा हूँ। प्रोटेस्ट के अंदर मैं तफरी देख रहा हूँ, मैं प्रोटेस्ट के अंदर देख रहा हूँ कुछ लोग आके, कुछ खवातीन आके, एक खातून आके शोर ऐसे मचा रही हैं और मजाक में लेके जा रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। क्या ये मजाक था? क्या ये तमाशा था जिसके अंदर वो एक मीम मटेरियल बनी हुई और एक मीम को डिस्कस कर रही है? शायद वो आपने वीडियोज़ देखी हो, मैंने वो वीडियोज़ देखी और मुझसे वो देखी नहीं गई। तो क्या ये लाश मजाक थी कराची वालों के लिए, जो 25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, ये लोगों को इन्वॉल्व करके?
करीम भाई मैं आपको एक बात बताऊं, बात इतनी सी है कि देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सही है। ठीक है, उस एहतजाज में बैठा हुआ हर शख्स मीर रज़ा का ना रिश्तेदार है, ना भाई है, ना दोस्त है, ऐसे ही तो ना ऐसे ही कोई लोगों को करीबी है। इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए ना ठीक है, सर। अब मेरी बात समझें आप। आपने एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग आके जोड़ रहे हैं आपके साथ, आप किसी को हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते। सलत भाई माइक पकड़ के ठीक बात है, कर रही है वो खातून। मेरी बात समझे ना, मैं वहीं पे ही आ रहा हूँ, उसी जगह जी पे जी आ रहा जी। हूँ। इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है उस इंतजामिया की कि जो उस पूरे एहतजाज को ऑर्गेनाइज कर रही है और जो लोगों के हाथों में माइक दे रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कोई भी शख्स आकर एहतजाज में कोई ऐसी बात कर जाए जो मुल्क के खिलाफ हो, जो मुल्क खिलाफ जिस तरीके से शरपसंद अनासर इस मुल्क में रहे हैं, कोशिश की जाती मौजूद है। हैं, जी जी। ठीक है, जो हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों से इज्तनाब किया जाए। और ख़ास तौर पे जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं एहतजाज के, वो इस चीज़ को नजर सानी में रखें, अपने नज़रों के सामने रखें कि कौन आके स्पीकर पे क्या बात कर रहा है। क्योंकि और वहाँ पर मौजूद, मैंने कल भी मीर रज़ा की बहन से एक बात की रिक्वेस्ट की है कि ठीक है आप लोग एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं, और जब तक ये केस चल रहा है हम साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अपने ही लोगों को परेशानी देना ये भी अच्छी बात नहीं है। सही है। ठीक है, शारिफ फैसल का एक ट्रैक खोलें, मतलब जो आप पूरा ट्रैक बंद करके बैठ जाते हैं वो पूरा ट्रैक बंद नहीं करें, एक ट्रैक तो खोलें कम से कम। उसमें से एम्बुलेंसेज निकलती हैं, हम खुद देखते हैं वहाँ से, सही है, ट्रक्स निकल रहे हैं, सारी चीज़ें निकल रही हैं। आवाम को एक ट्रैक खोल दिया जाए, आवाम के लिए 2 ट्रैक्स खोल दीजिए, एक ट्रैक पे आप बैठे हैं और सर्विस रोड पे आप बैठे रहें। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें, लेकिन आवाम की भी थोड़ी सी तकलीफ और परेशानियों को एहसास करें, ख्याल रखें। लेकिन उसके बाद उनकी बहन ने मुझे ये बात इंश्योर कराई कि हाँ हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो सोच रहे हैं कि हम रास्ता ना बंद करें और गाड़ियाँ जाती रहें, ताकि लोग देखें तो सही कि एहतजाज हो किसका रहा है। ये गैस, पानी, बिजली, बुनियादी सहूलियात का एहतजाज थोड़ी है जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। सही है। ये तो किसी के मर्डर का एहतजाज है, किसी के कातिल नहीं पकड़े जा रहे उसका एहतजाज है। तो लोगों को भी देखना चाहिए कि ये एहतजाज किसका हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा सौलत भाई, आखिरी आपसे मैं सवाल करूँगा, चूँकि एहतजाज जारी है, चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जितना दिन बढ़ते जाएंगे लोग अब मुसलसल या तो जुड़ेंगे या फिर लोग हिम्मत हार देंगे? देखिए करीम भाई, हमारे मुल्क का ये अलमिया रहा है, भूल जाते हैं लोग। भूल जाते हैं लोग, ये यही, अलमिया है हमारा। बिल्कुल ऐसे। हम बहुत बड़े बड़े सानियात से गुजर गए, बीबी की शहादत आपके सामने है, ठीक है, क्या क्या नहीं हुआ उस पूरे शहादत के बाद, तमाशा पूरे बन मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ, जी। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, सब अनारकी भूल फैल गए। गई थी। हाँ, भूल गए सब। आज तक बीवी के कातिल नहीं पकड़े गए। ठीक है, इस मुल्क में मतलब माजी अगर उठा के देखें तो भरा पड़ा है, दागदार है, दागदार हुआ है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर अब इंसाफ चाहिए ना, तो कम से कम अगर आप आ नहीं सकते तो अपनी आवाज़ बुलंद ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बस बात है। आवाज़ बुलंद करना जो है वो सबसे बड़ी बात है। अब मजलूम के हक में करें, जालिम के हक में करें, इट्स अप टू यू। अच्छा, अगर सौलत भाई कातिल नहीं पकड़े गए तो फाइनल वर्डिक्ट क्या देते हैं आप? वर्डिक्ट तो नहीं, अपना ओपिनियन क्या देते हैं फाइनल की, अगर कातिल क्या बनेगा इसके? देखिए, मैं ये बात बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ और आज भी और आपके प्रोग्राम में बोल भी चुका हूँ कि ये तो मुझे केस एक क्लास होता नज़र आ रहा है। ठीक है, कि जब मिलेंगे बता देंगे, जब मिलेंगे तो पता चल जाएगा कब, जब कातिल पकड़े जाएंगे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, मीर रज़ा के कातिल पकड़े गए। लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई फाइंडिंग्स मौजूद नहीं है, या तो पुलिस के पास अंदरूने खाना फाइंडिंग्स हैं जो छुपाई जा रही हैं, जो सामने नहीं आ पा रही हैं, या तो पुलिस के पास कोई फाइंडिंग्स नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सौलत भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप इस केस के ऊपर जिस तरह लगे, ऐसा लग रहा है कि मीर रज़ा आपका कोई अपना था। आप जिस तरह था, और बिल्कुल हमारा अपना ही था, हमारे शहर का वासी था, हमारे भाइयों की तरह था, जिस बेईमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया। हुकाम से इस बात की इल्तिजा है कि अगर आपने इन कातिलों को नहीं ढूंढा तो फिर इस तरह के परफेक्ट क्राइम का एक सिलसिला शहर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि कातिल बेहंगम हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, और वो ये सोचेगा कि उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वो काम से बच निकला। अगर इसके पीछे कोई ऐसा शख्स शामिल है, एक गिरोह शामिल है जो इस कत्ल में मुलव्विस है, चूँकि ये एक बंदे का नहीं लग रहा कि उसने इस कत्ल को अंजाम दिया है और पूरा एक गिरोह मुझे जिस तरह से लगता है, तो इस कातिल को ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वरना इस शहर में हर नौजवान के साथ इस तरह के वाक़ये होते रहेंगे और पुलिस इसी तरह से हमें बिल्कुल इस तरह नज़र आएगी कि क्लीन है, उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि वो विक्टिम को की कैरेक्टर असैसिनेशन में लगी रहेगी। इसी तरह हम अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।